साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। आते हैं मंथन के मुद्दे पे। और मैं अभी अपने मंथन में कभी भी अग्निपथ और अग्निवीर के दो शब्द के बगैर मैं अपना वीडियो शुरू नहीं कर सकता। क्यों कि ये चीज़ सीधी मेरे देश की सेना, मेरे देश का यूथ, मेरे देश की सुरक्षा और सैनिक परिवार, मजदूर परिवार और किसान परिवार के अस्मिता से जुड़ा हुआ है। तो इस सवाल को मैं पीछे नहीं छोड़ सकता। और आप वीडियो को अधूरा न छोड़े कि पीछे देखना कि कैसे आपके जो लोग संसद के अंदर बहस कर रहे हैं अग्निवीर के ऊपर। चलो मानते हैं तुम बोलते हो, लेकिन जब वो अपनी अहंकारी में आते हैं, एक बोलता है कि मैंने मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की थी, कोई बड़ी बात नहीं, आपके बाप सीएम थे। दूसरा बोलता है कि मैं तो आज भी कैप्टन हूँ सिख रेजिमेंट के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भी बाप सीएम थे। लेकिन हम मजदूरों को, जवानों को, किसानों को, पूर्व सैनिकों को फर्क पड़ता है। हमारे बच्चे 4 साल के बाद में रोते हुए जब घर आएंगे, ठीक है ना, घर आएंगे, फिर तुम्हारा सर्कुलर निकल जाएगा कि हमने तो शारीरिक छूट दी थी, हमने पेपर की नहीं दी थी, या हमने ये छूट दी थी तो हमने ये नहीं दी थी, या हमने सेना में कास्टिज्म नहीं है तो क्या हुआ, बाकी जगह हम ये परसेंटेज लागू होगा। ये देखो साहब, सरकार के पास से 50 बहाने हैं। जो चीज़ देश के किसी ढांचे में फिटमेंट नहीं बैठती है, सरकार को मान लेना चाहिए। देखो साहब, हम 12-13 महीने हम रोड पे बैठे रहे, जंतर मंतर पे बैठे रहे, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखा कि नहीं सुनी सरकार ने, असर चुनाव पे हुआ। 2 साल के बाद में ये अग्निवीर आ जाएंगे। और यूथ को अभी जो हमारा आर्थिक सर्वे हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने बड़ी ईमानदारी से पेश किया कि मेरे देश का हर दूसरा जो ग्रेजुएट है वो बेरोजगार है। ये मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सोचिए, इतना बड़ा यूथ जाएगा कहाँ जो वैकेंसियाँ इस तरह से भर दी जाएगी, या जो कुछ भी है। तो सब जगह जो कुछ हो रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। और जब 2 साल के बाद में ये आएंगे, तो मैं तो सिर्फ वो जो हमारे बंदे पेंडिंग भर्ती वाले या जो यूथ है, भाइयों आप मसाल जला लो, किसी नेता या संसद के भरोसे मत बैठो, 5 साल जला लो, तुम्हारी मसाल वो आके थामेंगे। और 2 साल के बाद में हर साल आपको 30,000 आदमी मिलेंगे, 30,000 मिलेंगे। वो 30,000 सेट नहीं कर पाएंगे। अगर सेट कर पाते तो पिछले 10 सालों में हम लोग 7 लाख हो गए, 15 साल नौकरी में आते होते। हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जो हमारे सैनिक आए हैं पेंशन 15 से जो 20 साल नौकरी करके, और जो हमारी संख्या है वो 7 लाख पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है ना, डीजीआर के पास में जॉब देने के लिए। तो जॉब होता तो हम लोग क्यों धक्के खाते 10,000 के पीछे। तो बर्बादी तो है ही है। लेकिन अब जिद पे अड़ी हुई सरकार नहीं मानती है। मेरी सरकार है, बीजेपी की है, मैं बीजेपी का बंदा हूँ। कोई पीछे से बोलता है, मैं आगे से बोलता हूँ, बीजेपी की तगड़ी क्रिटिसाइज भी करता हूँ जो पॉलिसी मुझे अच्छी नहीं लगती है, चाहे मोदी जी हो चाहे मेरा खुद का बाप। अब आगे बढ़ता हूँ कि एफईए हमने बनाया, साबका ने बनाया, किसी ने बनाया, संस्था बनी, संस्था आज भी कायम है, इलेक्टेड है, सब कुछ। काउंसिल बनी हुई है, स्टेट वाइज स्पोक्समैन बने हुए हैं, कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं। किसी चीज़ की वो मतलब वो नहीं है कि भाई इसके सिस्टमिक ढांचे में कोई कमी है। हमने चुनाव का इंतजार कर लिया, चुनाव आ गया, चुनाव हो गया, सब कुछ हो गया, बधाई पत्र हमने दे दिया। हमने अपने एफई अध्यक्ष साहब को बोला था कि और कुछ देना है तो दे दो, मांग पत्र देना तो दे दो।
अध्यक्ष साहब ने बोला कि मांग पत्र तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के जितने संगठन हैं वो सारे आए और उस मांग पत्र पे साइन करें, तब देने से कोई फायदा है, क्योंकि सारे अपने अपने दे के आएंगे, कोई ये दे रहा, कोई ये दे रहा, कोई ये दे रहा, तो सरकार तो पास में मैसेज तो वही जाना है ना। जैसे सपोज करो आज मुझे अपने ही किसी साहब ने बताया कि भी आज जगदीश साहब ने अपने जिससे भी मिलने वाला MP था उसको ज्ञापन दे दिया। क्या दिया वो उनके जवानों को पता है, उनके संगठन को पता है, देश के संगठन को पता नहीं है। तो ये तो जब हम नेशनल, सही बात है कि जब तक जंतर मंतर पे आके पूरे संगठन और उनके जो प्रोधा है वो आके साइन करके एक एक कागज के ऊपर सब सील लगा के मोहर लगा के हम भारत के पूरे सैनिक पूरे एक है ये हमारा पकड़ लो, तो बात बन सकती है, नहीं तो नहीं बनेगी। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे जितने भी जो हमारे थे मुद्दे वो सारे कोर्ट में जा चुके हैं। अभी मुझे तो ये लगा कि जैसे ही वीर बहादुर सिंह साहब ने डिक्लेयर किया कि भाई 1 सितंबर के पहले वीक या दूसरे वीक में हमारा, तो वो तो आपको पता है 1 दिन का करते हैं, अब 1 दिन का वो करेंगे, यानी कि वो अपने वॉइस को स्टैब्लिश रखने के लिए कि वॉइस इज एक्टिव उनका। क्योंकि मेरा उनके साथ में ये भी हुआ है कि साहब सर मुद्दे तो कोर्ट में पड़े हैं, फिर आप क्या करेंगे, तो आगे आपको क्लिप मिल जाएगी कि उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया है और मैंने उनको क्या बोला है। तो इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आप वीडियो को आगे जरूर देखना कि वो वीर बहादुर सिंह साहब क्या बोल रहे हैं और मैं उनको क्या बोल रहा हूँ। चलो, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कठुआ की मीटिंग होती मंथली, ऐसे हमारे जितने घटक है वो सारे मंथली मीटिंग ले सकते हैं। उससे क्या कि हमारी हर महीने अपडेशन होगी, फिर वो अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं अपने अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर के हिसाब से कि वो जो सेंट्रल हमारा जो कोऑर्डिनेटर है उसके पास भेजे स्टेट वाले, और सेंटर वाला अध्यक्ष के पास पहुंचाए और अध्यक्ष उसके ऊपर कोई एक्शन ले। भाई एक संस्था का नियम होता है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट का हो तो बात अलग है, ये देश की सबसे बड़ी FEA ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, किसी को शक नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। ये आने वाले इतिहास में लड़ेगी पूर्व सैनिकों के हक के अंदर, लेकिन देखो इसके हाथ मजबूत देश के हर एक कोने से होंगे, तभी इसके हाथ मजबूत होंगे। काउंसिल को भी मैंने अभी तक, मेरे को भले काउंसिल गुस्सा मारे, मुझे काउंसिल का अभी तक एक्टिवेशन काम नहीं दिखा। बेशक स्पोक्समैन बनाए, एक्टिवेशन जिस पर्पज से जिस हिसाब से हमने किया वो एक्टिवेशन नहीं दिखाई दिया। जिस हिसाब से हमने स्टेट मतलब स्पोक्समैन बनाए, कोई चीज़ बनाई है, जो हमारा रोल है, रोल भी बता दिया कि रोल ये है, अब वो रोल भी हम कर नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो फिर आखिर जैसे वीर बहादुर सिंह साहब का तो सीधा एक हिंट करना है बाकी संस्थाओं के ऊपर, और वो बंदा कर जाएगा 1 दिन के अंदर ही, टूटा फूटा मुर्दा कुछ भी करके और हिला के चला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे भी कोई डाउट नहीं है, वो करके चला जाएगा। लेकिन आप इतना अपने आप को ऑर्गेनाइज कहते हुए जब कुछ नहीं कर पाओगे तो पब्लिक का आपके ऊपर संदेह करना जायज है। उस पब्लिक के साथ मैं हूं जो आप पे संदेह करेगी, आपकी कार्यशैली भी संदेह करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आप उनको कोई संदेश पहुंचा नहीं रहे हो कि आप आगे क्या करने वाले हो। बुरा नहीं माने, बुरा ना माने, ठीक है ना। मैं राजस्थान का कोऑर्डिनेटर हूँ, राजस्थान में घटकों से बात करता रहता हूँ, जितना भी है अध्यक्ष भी बात करते रहते हैं, हम भी करते हैं, आपसे भी करते हैं, सबसे करते हैं। लेकिन आखिर हम करना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए हमें? अब इस सरकार के सामने किस तरह से हम अपने मुद्दे को लेके पहुंचे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मुद्दे हमारे हाथ से खिसक लिए, ठीक है ना। सब मुद्दे कोर्टों में जा चुके हैं, तो सरकार के पास में सबसे बड़ी बात यही है कि जो मामला कोर्ट में है, नो ओपिनियन। तो कहने का मतलब ये है कि भाई सब मिलके अगर हम कोई समाधान की तरफ नहीं बढ़ते हैं तो ये कमजोरी हमारी खुद की होगी, FEA की होगी।
इसलिए हमें चाहिए एक्टिवेशन। जितने भी संगठन हैं वो मासिक अपनी कठुआ की तरह मासिक मीटिंग करे, अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर को दे, स्टेट कोऑर्डिनेटर आगे अपना राष्ट्रीय को दे, राष्ट्रीय वाला उस पे मुद्दे पे जो भी बात हो वापस फ्लो चार्ट के हिसाब से वापस जाए, और हमारी जो तैयारियां हैं वो सही मुकम्मल होके, और भाई सरकार के सामने खड़ा तो होना पड़ेगा। इसके बीच में एक दुविधा और भी है कि ये जो पंजाब का जो साबका वाला लफड़ा है, जो मुझे पता नहीं कौन चोर है कौन सूकार है, लेकिन चोरी तो खूब धड़ल्ले से की है, धड़ल्ले से की है, और एक दूसरे को पता भी है। यहाँ मैं एक एग्जांपल दे दूं आपको। हमारे कोर्ट के अंदर जब कभी बहस चलती है ना, वकीलों दोनों को पता कि गुनाहगार कौन है, जो दोनों कटघरे में खड़े मुजरिम है उनको भी पता कि गुनाहगार कौन है, लेकिन पता नहीं तो साहब जज को पता नहीं कि इनमें से गुनाहगार कौन है। इसलिए इसको मील लोड कहते हैं भगवान की जगह, कि उसको उन सब की बातें सुन के सच्चाई तक पहुंचना होता है, सच्चाई तक पहुंचना होता है। तो पंजाब तो उस स्थिति में चला गया कि कोई अच्छा जज पहुंच गया तो इनकी लगा देगा पार अच्छी तरह से, नहीं तो अब इनकी लड़ाई साबका, और साबका के ऊपर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और शुरू से बनाऊंगा कैसे किस तरह से साबका खड़ी हुई है, कैसे हुआ है, कैसे उसको डाउन क्या है क्या नहीं। मैं साबके के बारे में ब्रीफ के साथ में एक वीडियो बनाऊंगा, और वो आपको ताकि नॉलेज के लिए कि भी कैसे एक संगठन का विघटन होता है, तो कैसे होता है, तो जो उन्होंने गलती की है वो हम ना करें। आज हमारे पास जो 4 पैसे आज खाते में है, ऑडिटेबल है, हमारा सीए का अकाउंट का ऑडिट है, सब कुछ है, ईच एंड एक पाई पाई का हिसाब है। तो आज हमारे संगठन और बाकी जो हमारे साथ में एफिलिएट संगठन है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया पैसा एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, इसको जो भी आपका 1 रुपया भी आए उसका हिसाब किताब अपने बंदों को दो, मंथली मीटिंग में दो, क्वार्टरली में दो, हाफ ईयरली में दो, ईयरली में दो, बंदों को जोड़ो। जितना बड़ा संगठन बनेगा आवाज़ उतनी ही भारी जाएगी संसद तक। नहीं जोड़ पाएंगे तो ठीक है, जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा। इसलिए मैं वीडियो को आज ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए विशेष तौर से चुने हुए प्रतिनिधि जो एफईए के हैं, सभी जितने भी एफईए के घटक के जो अध्यक्ष है, स्टेट कोऑर्डिनेटर है, स्टेट स्पोक्समैन है, और साथ में जो राष्ट्रीय काउंसिल है उसको विशेष तौर से बोल रहा हूँ कि साहब लोगों आप लोगों का तो 6 महीने में कोई वीडियो नहीं आया, कुछ आया नहीं, आप लोग हो कहाँ पर, ठीक है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर भी दिल जलते हुए कभी इधर का उधर कुछ डाल देते हैं, आप कहाँ हो। हमारा पूरा हक है, हमने चुना है आपको ना, जिम्मेदारी दी ना आपको, आपने ही बोला कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना है आपके अंदर, तो आपकी काबिलियत के ऊपर आपको हमने चुना है ना, तो फिर कहाँ है वो सब कुछ। ऐसे ही हमने कोऑर्डिनेटर चुने हैं तो वो भी अपने स्टेट की सही रिपोर्ट सही हिसाब से आगे बढ़ाए। ऐसे स्पोक्समैन है तो उनको पूरा हफ्ता में 2 या 3 वीडियो किसी हिसाब से डालने हैं आपको। अरे इतनी सैनिकों की न्यूज अखबार में आती है, इतना सब कुछ आता है, इतना अंदर घमासान चल रहा है सेंटर के अंदर, अभी आर्मी हो रही है। अरे कोई एक मुद्दा पकड़ के 4 मिनट का वीडियो बना लो, 10 आदमी 10 मुद्दे लाके रखेंगे तो कितनी अवेयरनेस आएगी सैनिकों के अंदर। हमें अवेयरनेस लेके आनी है। वो एक हमारा एक पागल चिल्ला रहा है 35 लाख को जगा दिया, 35 लाख को जगा दिया, वो खुद सड़ा जगा हुआ नहीं अभी तक, और उसको जगा दिया। क्या बोले उसको वापस बोलने से माँ बहन की गाड़ी है, और है क्या उसके पास में, पढ़ा लिखा सड़ा वो नहीं, जाहिल वो, अपने घर का वो नहीं, अपने संगठन का वो नहीं, अपने साथियों का वो नहीं, किसी भी हालत में बस एक यूट्यूब है, ठीक है ना, और किसी बेचारे ने वो हाथ कटवा के जैसे भी करवा के और वो एक पेंशन दिला दी, जिंदाबाद, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है ना। और वो क्या है क्या नहीं है वो किसी को पता और नहीं है, लेकिन उसके सब कुछ ही बंदे हमारे पास यहाँ जैसलमेर में बैठे हुए हैं, उसकी रग रग से वाकिफ है। तो ऐसा नहीं है, उसका काम है तोड़ना।
अब अगर वो इस साल भी तोड़ के सक्सेस हो जाएगा तो फिर FVA को तो अपने आप टूट जाना चाहिए। एक सही बोल रहा हूँ, FVA अभी हाथी की तरह है, ये चींटी है साड़ी। ये अगर आपके नाक में दम कर देगी और आप कुछ कर नहीं पाए पूरे साल भर, तो भाई उसके बाद में डिसबैंड करना ही अच्छा है। क्यों खामोखाम है जो ये है वो कुछ नहीं है, नथिंग। इसलिए करना है हमें करना है। और ये मैं पूरे ही अपने जो 150 से ऊपर के जितने भी संगठन हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना कोई प्लान बना के आगे आइए। और ये आगे जो आज का मैसेज अर्जुन सिंह साहब का आप सुनिए, उसके साथ में थोड़ा सा पीछे और जाइए, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी अग्निवीरों वाली, कि कैसे वो दो लड़के ही है वो लड़ रहे हैं आपका कल्याण करने के लिए। फिर पीछे जाएंगे तो TVS की वैकेंसी एक निकली हुई, वो भी मैंने किसी भाई ने मुझे डाला है तो मैंने पीछे डाला है। कोई चेन्नई में रहता है या करता है, जाना चाहता है तो वहाँ पे अच्छा पैकेज के साथ में नौकरी भी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं इस बात को पहले भी कई बार आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन द्वारा चलाया गया आंदोलन बहुत ही अच्छी दिशा में जा रहा था, बहुत ही ऊंचाइयों को छू चुका था और हम सफलता के करीब थे। लेकिन कुछ गलत तत्वों को यह पूर्व सैनिकों की सफलता रास नहीं आई। उन लोगों ने अवरुद्ध उत्पन्न किए, उत्पात मचाया, जिसकी वजह से आंदोलन पूरा गतिहीन और दिशाहीन हो गया। न केवल आंदोलन दिशाहीन हुआ, बल्कि जो पूर्व सैनिकों का पूरे भारत देश के अंदर मान सम्मान और जो छवि थी उसको भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। बड़े दुख का बात है कि जो लोग इस प्रकार के कार्यों में लिप्त थे, आज वो ऊंचे चढ़ करके गाल बजा करके और एक भ्रमजाल उत्पन्न कर रहे हैं। कृपया इनसे सावधान रहें। असफलताएं सिखाने के लिए आती हैं जीवन में। हमें भी ये एक बाधा आई थी, इसने कुछ सिखाया है और ये सिखाया है कि गलत तत्वों को दूर रह कर के आगे बढ़ना है। और ऐसे तत्वों के लिए ये मंच नहीं है। इन लोगों को इनके स्वभाव जैसे मंच की ओर ही इनको रुख मोड़ दीजिए। इनका फेडरेशन से दूर रखिए इन लोगों को। आज फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के अंदर हिंदुस्तान के लाखों पूर्व सैनिकों का प्रगाढ़ विश्वास कायम हो चुका है और बड़ी आशा के साथ में लाखों पूर्व सैनिक और वीर नारी फेडरेशन की तरफ देखते हैं। हमें उनके विश्वास को कायम रखना है और विश्वास को कायम रखने के लिए हमें और भी ज़्यादा ताकत लगा करके आगे बढ़ना होगा और सफलता के लिए प्रयास करने होंगे। हमारी मांगों के समाधान के लिए उचित वातावरण और रास्ता तैयार करना होगा। आज की तारीख में फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन भारतवर्ष का सबसे बड़ा पूर्व सैनिकों का एक सफल सुदृढ़ मंच है और इस फेडरेशन की, इस मंच की एक विशेषता है कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति विशेष को हावी नहीं होने दिया जाता। आम सहमति से निर्णय लिए जाते हैं, आम सहमति से ही सारे कदम उठाए जाते हैं और एकता में ही जीत है, एकता में ही शक्ति है। इसके बारे में हमें कोई नई सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी संगठन अभी तक फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से नहीं जुड़े हैं, उनसे भी हमारा आग्रह है कि अगर आपको फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन की रीति नीतियों पर विश्वास है और आपको ये लगता है कि ये एक सुदृढ़ मंच है जो कि हमारी मांगों के समाधान के लिए उचित वातावरण तैयार कर सकता है, उचित कदम उठा सकता है और हमें सफलता दिला सकता है, तो कृपया आप भी फेडरेशन का हिस्सा बनने के लिए आगे आएं। हम आपका स्वागत करेंगे। शर्त यही होगी
फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन का जो विधान है वो सुप्रीम है, यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष नहीं। अगर आपको हमारा विधान स्वीकार्य है, आपका स्वागत है, आप आइए, आपको पूरा का पूरा मान और सम्मान इस मंच में मिलेगा। साथियों, हमारे जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर्स और जो स्टेट्स के विभिन्न स्पोक्समैन हैं, उन सभी से भी मेरा आग्रह है कि कृपया अब सक्रियता के साथ में मैदान में उतरें। न केवल हमारे फेडरेशन के संगठनों और उनके सदस्यों से ही तालमेल कायम रखना है, बल्कि हिंदुस्तान के तमाम संगठनों को एक मंच के ऊपर लाना है। और जिस दिन हम इसमें सफल हो जाएंगे तो कोई वजह नहीं है कि हमारी मांगों का समाधान ना हो। अतः सभी बुद्धिजीवी पूर्व सैनिकों से मेरा निवेदन है कि कृपया समय को पहचानने का कोशिश करें और कौन आपके लिए सही लड़ सकता है, कौन आपको धोखा दे सकता है, कौन खाली भ्रमजाल फैला करके अपने स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, उनको पहचानना है और उनको दूर का रास्ता दिखाना है। सिर्फ और सिर्फ हमारे लक्ष्य के पर ध्यान केंद्रित करके फेडरेशन के साथ हाथ मिला करके इसको मजबूती प्रदान करनी है, जिससे हम हमारे लक्ष्य को हासिल कर सकें। आशा है आप सभी इस पर गहराई से विचार करेंगे और आपका मत हमें देने का कष्ट करेंगे। आपकी सहयोगिता और आपका साथ ही सफलता का मूल मंत्र है। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़। साथियों, ये क्लिप मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि ये एक ऐसा संगठन है कठुआ का, J&K का, जो हर महीने की 30 तारीख को अपनी मीटिंग करता है और बाकायदा मेरे पास ये कम से कम साहब ने ये 5-6 महीने से कंप्लीट अपनी मंथली मीटिंग की ये फ़ोटो भेजते हैं। कई बार तो रिजोल्यूशन पास करते हैं, वो भी भेजते हैं। अब मैं इसके मार्फत कहना क्या चाहता हूँ कि अपने FE के जितने भी घटक है, संगठन है जिसने FE को बनाया है, भाई हमें मासिक मंथली एक बैठक अपने वहाँ पे करनी चाहिए और करके वहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ की अपनी लोकल की सुविधाओं को या जो भी तकलीफ़ें हैं उनका निवारण करते हुए फिर नेशनल लेवल पे भी सोचना है। यहाँ पर मंथन हमेशा ये भी होता है कि भाई हमारे यहाँ की हो गई, अब हम आगे इस रिपोर्ट को अर्जुन सिंह साहब तक पहुँचाएं कि भाई हमारी तो मंथली मीटिंग हुई है, इसमें हमने ये चीज़ पास की है। एक ऐसा संगठन है जो FE में आने के बाद में हर महीने अपनी मीटिंग करता है, क्योंकि तो पहले भी करता होगा, लेकिन हमारे FE के आने के बाद में तो हम देख रहे हैं, और करने के बाद में भी रिपोर्ट भी देता है कि हमने आप जो FE के लिए ये चीज़ हमने पास की है, या इस तरह से हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी हम कहने का मतलब है कि मैं पूरी 157 या जितने भी हमारे घटक है वो ये कठुआ की टीम से हम ये सीख लें कि एक तो हम हर महीने अपनी मीटिंग रखें, उसमें अपने लोकल मुद्दों को सॉल्व करते हुए फिर हमें नेशनल की तरफ बढ़ना है और नेशनल जिसके साथ में हम अलायंस है उनको बताना है कि भाई हम तैयार है क्या नहीं है, किस तरह से है, और उस तरह से ताकि जो बंदा आपको लीड कर रहा है उसको इतना संबल मिलेगा कि मेरे घटक बिल्कुल मेरी, देखो ये एक लड़ाई है और एक लड़ाई वाक युद्ध है, क्या नहीं है, तपस्या है। इस लड़ाई में भी हमें तो अपनी पूरा 101% देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये तो फिर वही ग्राम पंचायती के हो जाता है ना कि सरपंच बन गया और सरपंच बनने के बाद में पता है कि 3 साल का 4 साल का 5 साल का टर्नओवर है, उसके बाद में फिर चुनाव होगा, फिर दूसरा बन जाएगा। लेकिन हम ये सेना का एक सही उदाहरण पूर्व सैनिकों का घटक, मैं धन्यवाद देता हूँ इनके अध्यक्ष और इनके सचिव को कि जो इसको मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, और इनसे बाकी को सीख लेनी चाहिए और हर महीने अपने पास में रिपोर्टें आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या ये स्कीम नौजवान को पक्की नौकरी दिलाएगी? क्या इन स्कीम से 5,000 रुपए देकर के आप नौजवान का भविष्य बनाना चाहते हैं? आप क्या दे रहे हैं आप? और मुझे तो ये लगता है
कि जो वर्क फोर्स आप बना रहे हैं ट्रेनिंग देकर के सरकार के पैसे से, अंतोगत्वा इनको भी एक्सप्लॉइट वही लोग करेंगे, उद्योगपति। आखिरकार जब इतनी टेक्निकल, इतनी ट्रेंड फोर्स होगी, तो आप ये मुझे बताइए कि उसके भविष्य क्या होगा। अगर इतने बड़े पैमाने पे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, सरकार का बजट उसमें खर्च हो रहा है, तो सभापति महोदय उनका भविष्य क्या होगा? 5 साल के बाद। और जो अग्निवीर कहाँ है? चेल जानते हैं आप कहाँ है? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी। साथियों जय हिंद। एक ये एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है टीवीएस चेन्नई के अंदर। एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी गार्ड की है, डीजीआर पेमेंट है और इसमें पूरी डिटेल दे रखी है, आपकी सैलरी, पेमेंट, वीक्स वगैरह सब कुछ ही। आप इसको आराम से पढ़ें। क्वालिफिकेशन बस ये है कि उसको इंग्लिश पढ़नी चाहिए और लिखनी आनी चाहिए, और एड्रेस दिया हुआ है, साथ में नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं 984653/98847062204 ऑपोजिट पडी वसंत एंड कंपनी, वर्क प्लेस टीवीएस ग्रुप, पडी, चेन्नई। तो इसमें मेरे को पैकेज अच्छा लगा है। 34,000 रुपये मतलब आपको पीएफ कटने के बाद में मिलेंगे। 26 दिन का वीक है और लिविंग के लिए भी अच्छा है, और लो अमाउंट के अंदर लिविंग रूम भी अवेलेबल है, सब कुछ है। तो शायद जिसको भी ज़रूरत है वो प्लीज़ कांटेक्ट कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।